इससे पहले बहुत निबंध हो चुके हैं, एक बार एट अ ग्लांस आप देख लीजिए। स्कॉलरशिप भी मैंने चलाया था, कहोगे तो फिर से लॉन्च कर देंगे, अच्छा लिखने वालों को रिवार्ड मिलना चाहिए। थीम जितने भी यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं निबंध, उनको सबको मैंने चुन करके थीम डिसाइड किया, जैसे भारतीय विदेश नीति विश्व गुरु से विश्वामित्र तक। और ये इसलिए कह रहा था कि मोदी जी बार बार कह रहे थे विश्व गुरु विश्व गुरु, तो विश्वामित्र नहीं है विश्वमित्र है। मोदी जी कहते थे ना कि हम विश्वमित्र बनना चाहते हैं। और भारतीय विदेश नीति गुजरात डॉक्ट्रिन से नेबरहुड फर्स्ट तक, आईआर पे निबंध हर साल एक पूछा जाता है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट और जो भी डायनामिक टॉपिक है, स्पेशली अगर नेबरहुड रिलेशन पे कुछ सवाल आ जाए तो आपको अवेयर रखना चाहता हूँ मित्रों। और फिर चुनावी लोकतंत्र तथा जाति, इसलिए क्योंकि जाति पर ऑलरेडी आरओ में संभवतः सवाल पूछा जा चुका है। भारतीय डेमोक्रेसी की विशेषता है जातीय चेतना और उस पर आधारित चुनाव, तो ये बड़ा फैक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना ही चाहिए। और वैसे भी आप रैशनल लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो जाति को लेकर के आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और बजाय इसके कि हम जाति गुटों में बट करके और राष्ट्रीय मुद्दों को देखना शुरू करें। नई विश्व व्यवस्था में G7 की भूमिका, ये इसलिए क्योंकि G7 का समिट हुआ था, मोदी जी वहां पे गए थे, और G20 और G7 मुझे पर्सनली आई फील कि संभवतः एग्जाम जब हो गया था उसके बाद जी समिट हुआ था, या पेपर जब बन गया था तब G20 समिट हुआ था। कुल मिला करके पेपर बनने तक G20 समिट भारत में नहीं हो पाया था, तो बहुत बड़ी संभावना है कि 2024 का जो मेंस होगा उसमें G20 सवाल आना है मेंस में। और कहीं भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, ये थोड़ा यूपीएससी का एक निबंध मैंने लिया था। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ विकसित भारत हकीकत और चुनौतियां। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है निबंध लिखने में? स्ट्रक्चर। ये बात सही है कि 3 घंटे में 3 निबंध लिखने हैं यूपीपीसीएस में, तो स्ट्रक्चर उस लेवल पे आप कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं डिजाइन कर सकते हैं जैसे यूपीएससी में होता है। क्यों? यूपीएससी में 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं, 1200-1300 शब्द लिखने होते हैं। और दूसरा, उनका जो निबंध का टॉपिक होता है वो बहुत फिलोसॉफिकल होता है, इस बार थोड़ा सा कम फिलोसॉफिकल उन्होंने पूछा। तो जब ज्यादा फिलोसॉफिकल होगा तो आपको अंडर द स्काई कुछ भी करने की आजादी होती है, और जब कम फिलोसॉफिकल होगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा होगा, मूर्त किस्म का होगा, तो दायरा कम हो जाए। विकसित भारत हकीकत और चुनौती थोड़ा सा मूर्त भी है, थोड़ा अमूर्त भी है, क्योंकि विकसित भारत अभी ओपन एंडेड टॉपिक है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन 700-800 शब्दों में ही लिखना है, तो आपको लिमिट करना पड़ेगा खुद को, और बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी वाले मित्र मेरे, डेवलप्ड इंडिया, रियलिटी एंड चैलेंजेस, ठीक है ना। देखो, पहला डायमेंशन होना चाहिए विकसित भारत। विकसित होना क्या है? एक्चुअली इसमें है विकसित भारत, तो सबसे पहले विकसित तो जान लें क्या है, दुनिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से विकसित होना क्या है, डेवलप्ड होना क्या है। और दूसरा, दुनिया के पैरामीटर्स क्या है डेवलप्ड होने के। तीसरा, मोदी जी बार बार कह रहे हैं विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया @2047, इसका मतलब क्या है। फिर विकसित भारत की राह में हम कहाँ हैं, क्योंकि भाई विकसित का परिभाषा मैंने बता दिया, विकसित भारत की बात हमने कर ली, और आज हम कहाँ हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ हमारी मंजिल है ना। वो प्रसाद लिखते हैं ना कामायनी में कि किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। क्या है, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जहां जिसके आगे राह नहीं वहां पहुंचना, ऐसी बात तो है नहीं। कुछ तो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिससे पता चलेगा भारत, विकसित भारत 2047 तक जो हम बनने की कल्पना और लक्ष्य लेकर चले हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। और उसके बाद देखेंगे इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, और समाधान क्या है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फिलोसॉफिकल टॉपिक होता, अगर आपको देखना है तो मेरी कॉपी पड़ी हुई है यूपीएससी 2023 वाली, पिन सेक्शन में जाना है, या मैं ही शेयर कर दूंगा, मुझे लगभग वन ऑफ द हाईएस्ट मिला है भारत का लास्ट ईयर। तो आप देखना फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में मैं कैसे लिखता हूँ, बिल्कुल अलग ही किस्म का फ्लो होता है। लेकिन यूपीपीसीएस एक अलग बॉल गेम है। मैं अपना ज्ञान, अपना पूर्वाग्रह बिल्कुल यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ आपको कैसे ज्यादा मार्क्स मिल सके, वही मेरा उद्देश्य है, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो सके। तो मैं सिर्फ उतना ही करना चाहता हूँ, कोई पूर्वाग्रह लेकर नहीं चल रहा हूँ यूपीएससी का, और यही वजह से यूपीपीसीएस भी मुझे ज्यादा मार्क्स देता है निबंध में। तो विकसित होना क्या है? अब विकसित होना सामान्य विद्यार्थी के लिए जो एग्जाम में बैठा हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ एक अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच, या फिर
मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। हर सेक्टर में आप सोचने की कोशिश करो कि हमारे आसपास क्या क्या है, उन सारे क्षेत्रों को आप देखो। गरीबी है तो उसका भी स्टेक होल्डर अप्रोच, गवर्नेंस हो गया, पर्सन हो गया जो गरीब है, इसके अलावा डिजास्टर्स हो गए, इंटरनेशनल इशूज हो गए जिसकी वजह से सब बढ़ता है। तो ऐसे ही डेवलप्ड होना क्या है, विकसित होना क्या है, हमें पहला जो डायमेंशन दिखता है वो है मित्रों इकोनॉमी। दुनिया में जब भी कोई डेवलप्ड की बात करता है तो जो सबसे पहला विषय कौनता है आपके मन में, वो है इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो जब आप लिखोगे वहां पे इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का अपना संकल्प दोहराया। क्योंकि भारत में अमृतकाल चल रहा है, इसलिए विकसित भारत की संकल्पना न सिर्फ आम नागरिकों के लिए, उनके जनजीवन के लिए, बल्कि हमारे पूर्व के विश्व गुरु या सोने की चिड़िया के इतिहास को वर्तमान स्वरूप में लाने और विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेहद जरूरी है। विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ अर्थव्यवस्था के स्तर पर नहीं, बल्कि सामान्य जीवन के स्तर पर भी, राजनीति, समाज, गवर्नेंस और वैश्विक नेतृत्व के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। आगे हम विचार करेंगे कि इस हेतु क्या लक्ष्य है, क्या हासिल हुआ है और चुनौतियां क्या है। इस तरीके से आप फ्लो आप जस्ट अभी सोचा मैंने, कोई सोच के नहीं आया था, ऐसा कुछ कर सकते हो। दूसरा मॉडल ऐसा भी हो सकता है, एक तो ये होगा जो कॉन्टेक्चुअल तरीके से मैंने बताया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भारत आज जो अचीवमेंट है उसको लेकर के, कि भारत आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, एक्सपोर्ट इतना हो गया है, ये सब अचीवमेंट, किंतु फिर भी हम गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, किंतु फिर भी हमारा IMR MMR इतना है। तो क्या हम विकसित हो गए हैं? तो क्या हम विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हैं? यदि नहीं, तो फिर विकसित भारत का मतलब क्या है? तो फिर विकसित होना क्या है? तो फिर 2047 तक हम हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या हमारे पास इतने पर्याप्त संसाधन है, या सिर्फ ये महज एक स्वप्न है? ऐसा करके आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो और फिर अगले पैरा से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इंट्रो लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन लिखना सिर्फ ऐसे है जिससे जो परीक्षक है उसके मन में इंटरेस्ट बने, इंटरेस्ट जगे लिखने के लिए। और ये विषय ऐसा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा, तो इसमें कोई कहानी कविता चल नहीं सकती, ठीक है ना। इसलिए जबरदस्ती इसमें कविता को छेड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। फिलोसॉफिकल टॉपिक नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर डेवलप्ड होने का मतलब, विकसित होने का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर देखा जाए तो आप बताओ कि दुनिया में कुछ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट कुछ $13,000 अगर किसी व्यक्ति की इनकम है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, अगर $13,000 उसकी इनकम है, तो वो राष्ट्र गरीब नहीं कहलाएगा, डेवलप्ड कहलाएगा। भारत 13,205। हाँ, उसी के आसपास मित्र, थैंक यू सो मच। भारत में अभी कुछ 2500 के आसपास चल रहा है, शायद 4500, देख लेना एक बार, कितना 2500 चल रहा है ना सर हाँ? अप्रोक्स 2500 2400 कुछ है सर। तो लिखेंगे विकसित होने के कई आयाम हैं, उसमें अर्थव्यवस्था तथा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि विश्व स्तर पर बात करें तो $13,000 प्रति व्यक्ति की अगर आय है तो राष्ट्र गरीब नहीं माना जाता बल्कि विकसित माना जाता है। इसके बरक्स भारत में प्रति व्यक्ति आय महज $2,500 है, जिस आधार पर भारत को डेवलप नहीं कहा जा सकता। उसी में या दूसरे पैरा में लिखो, विकसित होने के आयामों में एक नया डायमेंशन है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन सब में जो मानव विकास है वो काफी उच्च स्तर पर है, जबकि भारत हालिया रिलीज HDI इंडेक्स के अनुसार 132वें स्थान पर है, जिस हिसाब से भी भारत विकसित नहीं कहा जा सकता। सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक बड़ा फैक्टर डेवलप्ड होने का हो सकता है। भारतीय समाज न सिर्फ आर्थिक आधार पर, बल्कि जेंडर के आधार पर, बल्कि कास्ट कम्युनिटी के आधार पर एक डिवाइडेड सोसाइटी है। गैप बहुत ज्यादा है भारत में, जेंडर गैप है भारत में, सोशल कास्ट डिफरेंसेस हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर तो भारत को एक कम्युनलिस्ट कंट्री कहते हैं। और धीरे धीरे पता नहीं क्यों मेरा मन, जिस तरीके से मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस देश की विकास में, इस देश के शांति में, इस देश के आने वाले भविष्य में
2-3 चीजें जो सबसे बड़ी बात है, मैं कम्युनलिज्म धर्म का जो गैप है उसको नहीं मानता हूँ, मैं जाति को ज्यादा बड़ा गैप मानने लगा हूँ। कारण ये है कि रिसोर्सेज का लिमिटेशन है और जातीय जो समीकरण है, जिस तरीके से हर जाति अल्पसंख्यक है, कोई भी जाति 5% से ज्यादा नहीं है पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए, और हर जाति अपने को श्रेष्ठ मानती है, और निश्चित तौर पर ये राष्ट्र की प्रगति के लिए, एक सोशल हार्मनी के लिए इतनी खतरनाक स्थिति है, ये चिंता का विषय है। और जरूर है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, ठीक ठाक ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, तो शायद इस बारे में सोचेंगे कि कम से कम जातीय जो चेतना है उसको चेतना के स्तर पर रहने दिया जाए, उसको इस तरह से ना इस्तेमाल किया जाए जिससे कि सामाजिक एक असंतोष का माहौल पैदा हो। तो एसडीआई भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। ह्यूमन सोशल कैपिटल, भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। अब लगभग बोल रहा हूं तो मान लेना यार, उसमें एग्जैक्टली मत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स में निवेश न होने की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट में कमी आ रही है। इसके अलावा वो जो डेटा है सबकी, किस तरीके से भारत में 90% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फिर उसमें जो लोग हैं वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सेक्टर में काम करते हैं, फिर ये भी बताना है कि किस तरीके से एमएसएमई का जो सेक्टर है वो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, और उसमें भी 60-70% एमएसएमई रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये सब चीजें आप उसमें कर सकते हो, एक एक लाइन में कर सकते हो। फिर सोशल कैपिटल की भी आप बात कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी बात कर सकते हो आप। आज तक भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइन तो होती है, लेकिन कोई भी बड़ा सेमीकंडक्टर चिप दुनिया में उस लेवल का नहीं है कि जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन का मान करके एक्सपोर्ट कर सके। और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि टेस्ला से लेकर के और फॉक्सकॉन तक हमारे देश में इन्वेस्ट करे, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उस तरीके का टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम नहीं है भारत में। तो क्या भारत को अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय समाज को, भारतीय राष्ट्र को डेवलप कहा जाएगा? तो जवाब है नहीं। दुनिया के पैरामीटर्स क्या है वो सब बता दिया। अब अगला पैरा, कंट्रास्ट क्रिएट करना है। ये तो आपने निगेटिव बात देखी, तो कंट्रास्ट क्रिएट करना है। किंतु इन सब चुनौतियों के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री का या भारतीय जनमानस का 2047 तक विकसित भारत का, विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य है, उसमें सिर्फ आर्थिक प्रगति शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लेना शामिल नहीं है, बल्कि उपलब्ध रिसोर्सेस, उपलब्ध संसाधनों तथा आने वाले समय में हासिल की गई तरक्की की मदद से मल्टी प्रॉन्ग डेवलपमेंट हासिल करके एक निश्चित स्तर तक, एट सर्टेन लेवल तक आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सपोर्ट, ग्लोबल लीडरशिप, ये सब अचीवमेंट हासिल करना है, जहां से निश्चित तौर पर भारत दुनिया के उन अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा हो सकता है जो कम से कम विकसित तो कहे ही जाएंगे। अब जब भी आप लिखोगे तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि जो आप तर्क दे रहे हो वो वैलिड है, वो टेनेबल है या नहीं है। तो उसमें एग्जाम्पल मैंने निकाल के रखा है कि, और ऐसा करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद जापान हो या साउथ कोरिया हो या जर्मनी हो, युद्ध के बाद युद्ध से पूरी तरह से तबाह हो गए ये राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक तथा मानव विकास के सभी मोर्चे पर फेल हो गए थे। इसके बावजूद भी इनकी जिजीविषा, या अंग्रेजी में उसको बोलो तो नेवर डाई एटीट्यूड, देखो कि उन्होंने कुछ ही दशकों में दुनिया में सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा सोशली रोबस्ट और कम गैप वाले राष्ट्रों के बीच खुद को खड़ा पाया। आखिर उन्होंने क्या किया था? भारत भी लगभग उसी राह पर चल करके डेवलप्ड इंडिया या विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकता है, जिसके कुछ पिलर इस प्रकार है। तो पहला इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी जब लिखना तो लिखना अब भारत को सिर्फ औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया में नित्य रोज बदलती तकनीकों की वजह से इंडस्ट्री 4.0 और उससे आगे की तकनीकी में निवेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। नॉलेज इकोनॉमी, जिसको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें निवेश करके भारत अब ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सकता है, कुछ मामलों में लीड ले सकता है, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी एक है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आजकल मेटा का जमाना चल रहा है। इन सब क्षेत्रों में भारत निवेश कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो विकास हो, ये सभी क्षेत्रों में, सभी व्यक्तियों तक, सभी वर्गों तक पहुंचे, एक संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किसानों को, महिलाओं को, या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है
उन सबको भी ध्यान में रखते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और फिर उदाहरण आप उसमें दीजिए कि जेंडर बजटिंग, जीरो बजटिंग, ये सब मुख्य कड़ी हैं। अभी कृषि मंत्री जो ये है अपने क्या नाम उनका, एमपी के सीएम, उन्होंने हर हफ्ते किसानों से मिलने का कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है ये बहुत इनोवेटिव तरीका हो सकता है, जब कुछ किसान प्रतिनिधियों से मिल करके उस क्षेत्र में हो रहे जो डिस्ट्रेस है उसे ठीक से समझा जाए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको सही टाइम पे, रियल टाइम पे बताया जाए कि क्या कुछ चल रहा है फील्ड में। गवर्नेंस के लेवल पर भले इसमें लिखना है, गवर्नेंस के लेवल पे लिखना है कि आज भले भारत को दुनिया में शीर्ष चुनिंदा देशों के बराबर एफडीआई हासिल हो रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर के बल्क में जो निवेश है वो बढ़ रहा हो, लेकिन ये सदैव से नहीं था। पिछले कुछ दशकों में सभी राज्यों ने लगभग तथा केंद्र सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की पॉलिसी को अपनाया है। यम गवर्नेंस से लेकर के ई गवर्नेंस तक, कारपोरेट गवर्नेंस से लेकर के एथिकल गवर्नेंस तक। जो कीटन बोल रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि ये सब लिखोगे तो उससे लगेगा तुम पढ़ के आए हो, ऐसे नहीं लगेगा बोल बचन कर रहे हो। तो यम गवर्नेंस से लेकर के ई गवर्नेंस तक, कारपोरेट गवर्नेंस से लेकर के एथिकल गवर्नेंस तक सरकार ने सभी क्षेत्रों में सुधार करने की व्यापक कोशिशें की हैं। और इसका नतीजा है कि अंतिम बार वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को काफी ज्यादा सुधार के साथ को 63rd स्थान हासिल हुआ था। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम, गिफ्ट सिटी जैसे इनोवेटिव प्रयोग तथा स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रयास लगातार ला रही है, ताकि गवर्नेंस की अधिकतम ऑप्टिमम बेनिफिट को हासिल किया जा सके। अब है अगला स्पिरिचुअलिटी और ग्लोबल लीडर। विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास ही तक सीमित नहीं है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत जो सदैव से विश्वगुरु रहा है, भारत जो सदैव से दुनिया में युद्ध नहीं बुद्ध देने की संकल्पना को प्रमोट करता रहा है, भारत जो सदैव से ही विश्व में अध्यात्म, शांति, योग, मेडिटेशन तथा मानवीय जीवन की गरिमा और उसकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसको करने की कोशिश करता रहा है, उसमें स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म एक बड़ा हिस्सा रहा है। और शायद यही कारण है कि भारत ने अपने पुराने ग्रंथों, शोध ग्रंथों, मैथोलॉजीज तथा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, न सिर्फ उसकी रिपोजिटरी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से योगा दिवस, मिलेट ईयर जैसे प्रयासों के माध्यम से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जो समाज है, भारतीय जो जनजीवन है या जीवन पद्धति है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, अपितु आयुर्वेदा तथा योगा के माध्यम से जीवन के सबसे जरूरी क्षेत्रों में भी अपना दखल रखता है। ये सब आप लिख सकते हो। ग्लोबल लीडर की जहां तक बात आएगी तो फिर इसमें लिखना है कि भारत एक सिर्फ तेजी से ग्रोथ करता हुआ राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि दुनिया यूनिपोलर ना हो, दुनिया बाईपोलर ना हो। यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक ही राष्ट्र का दबदबा, जैसे कि अमेरिका का था 1990 से लेकर के 2015 तक, और अभी चल रहा है बाईपोलर, एक हिसाब से चाइना एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ। दुनिया सिर्फ यूनिपोलर ना हो, एक ध्रुवीय ना हो, बाईपोलर यानी द्विध्रुवीय ना हो, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। मैंने एक बार निबंध करवाया भी हो, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका। बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, इसकी वकालत करता है। कानून आधारित, नियम आधारित विश्व व्यवस्था हो, व्यापार हो या फिर वैश्विक और ग्लोबल संबंध हो, डिग्निटी, गरिमा तथा विन विन रिलेशन की प्राप्ति हो सके, इसके लिए भारत ने अभी हाल ही में कई महत्वपूर्ण एफर्ट्स भी किए हैं, जिसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक है। क्योंकि ग्लोबल लीडर की जहां तक बात आएगी तो उसमें उन बिंदुओं को रखना है आपको जिन बिंदुओं पर भारत का जोर रहा है। तो भारत का पहला जोर रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके हितों की कैसे रक्षा हो सके, उसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है। तो भारत यदि विश्व नेता, विकसित भारत बनना चाहता है,
तो उसे वैश्विक पटल पर भी, ग्लोबल एरेना पर भी अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो या G20 का सफल आयोजन हो, रूस और चीन और अमेरिका के बीच सहमति बना करके ज्वाइंट प्रेस रिलीज हो, या फिर WTO में वैक्सीन को लेकर के जो IPR था उसकी वेवर हासिल करना हो, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने 8वें शायद टेन्योर के दौरान भारत के आतंकवाद के विरुद्ध कंस्ट्रक्टिव रोल हो, या फिर G7 में, सिक्योरिटी काउंसिल में, इवन GA में, या इवन ICJ में जहां जहां भारत है। G7 इसलिए बोल रहा है क्योंकि G7 में भारत स्पेशली इन्वाइटिंग होता है, तो वहां भी भारत अपनी बात रखता है। पूरी दुनिया को कैसे साथ लेकर के चला जाए, इसकी मुखरता हो, ये सब भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखाता है, जो विकसित भारत के संकल्प के ही अनुकूल है। इस तरीके से आप इस वाले डायमेंशन को लिख सकते हो। बातें, फैक्ट्स या जो कुछ भी आप पैरा में लिखोगी वो डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगा। डायमेंशन इसलिए सेम रहेगा मित्रों क्योंकि डायमेंशन मतलब है स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। आप भटक न जाए मुद्दे से, इसलिए डायमेंशन पहले लिख लिया है। जब भी आप निबंध लिखेंगे तो आप अगर 1 घंटे में मान लो तो हर निबंध के लिए आप 5 मिनट, मैं तो 15 मिनट यूपीएससी में लेता था और यूपीपीसी में कभी ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं, उसके पीछे छोटा सा निबंध होता था, दिमाग फिट होता था। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5 मिनट आपको स्ट्रक्चर बनाना है हर निबंध के लिए। ज्यादा ले लो, 7 मिनट ले लो, बट बनाना है। और अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप भटकोगे नहीं, आपको डायमेंशंस पता होंगे, तो क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी होगी, तो फ्लो बहुत अच्छा होगा, तो आप कहीं रुकोगे नहीं। ठीक है। विकसित भारत की राह में हम कहाँ हैं, क्यों? अब देखो क्रोनोलॉजी कैसे, फ्लो कैसे। हमने बताया भाई विकसित होना क्या है, फिर हमने बताया दुनिया के पैरामीटर्स क्या हैं, फिर हमने बताया आज के विकसित भारत का क्या संकल्प है, क्या मतलब है, फिर हमने कहा विकसित भारत की राह में हम अभी कहाँ हैं, वेयर वी स्टैंड एक्चुअली, हमारी औकात क्या है अगर मैं सीधे बोलूं तो। भाई हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP के हिसाब से, और यूएस के बाद, सॉरी चाइना के बाद यूएस है, यूएस के बाद हम हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP के हिसाब से। 2027 की बात की जाए तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे। 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अब वेयर वी स्टैंड, विकसित भारत की राह में हम कहाँ हैं, एक एक लाइन आप इसमें लिख सकते हो, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से 10% भी याद रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमी के क्षेत्र में, हम अब इंडस्ट्री 4.0 में निवेश कर रहे हैं। और इंडस्ट्री 4.0 जब मैं कहता हूँ, मैं किसानी के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ जो अशोक दलवाई ने बोला था, वो टर्म है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऐसे की टर्म, कुछ की टर्म है जो आप नोट करते जाओ। तो इंडस्ट्री 4.0 में हमारा निवेश है। अगर आपको पता होगा, मैंने बजट इकोनॉमी और करंट अफेयर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था किस तरीके से भारत ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की है। 1 लाख करोड़ भारत खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट पे सिर्फ 0.7% ऑफ GDP अभी तक खर्च हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। भारत ने क्वांटम मिशन लॉन्च किया है। तो ये सब जो मिशन है, ये सब दिखाते हैं कि भारत अब नॉलेज इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग, एडवांस रोबोटिक्स, ये सब आएंगे। जबकि जो इंडस्ट्री 3.0 था उसमें क्या था मित्रों, उसमें IT सेक्टर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, ग्लोबल पोजीशन। ग्लोबल पोजीशन में चाहे जियो पॉलिटिकल हो, जिसको हिंदी में बोलेंगे भू राजनीतिक, चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हो, भू रणनीतिक, चाहे जियो इकोनॉमिक हो, भू आर्थिक, इन सभी सेंस में हमने महत्वपूर्ण प्रगति किया है। जब जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक की बात होगी, तब आप हमें लिख सकते हो कि भारत ने किस तरीके से दुनिया के लगभग बड़े बड़े राष्ट्रों के साथ क्वाड, नैम, ब्रिक्स, ऐसी संस्थाओं में, ऐसे ग्रुपिंग्स में खुद को एक लीडरशिप स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे भारत की बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उसको अमल में लाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब G20 दिना, जिसमें भारत ने न सिर्फ अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, बल्कि भारत ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, जो कॉरिडोर की बात हुई, उसको अमली जामा पहनाया गया। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के अरब कंट्रीज में UAE के साथ I2U2 जैसी संस्था को बनाया, जो
न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अस्थायित्व, शांति और डेवलपमेंट पे जोर देगा, बल्कि भारत की रणनीतिक हितों यानी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी तथा भारत का जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। सोशल और ह्यूमन कैपिटल की अगर बात कर लें तो हमने सोशल ह्यूमन कैपिटल में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि क्या किया है, जैसे हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि इसको बोलते हैं राज्यों के साथ मिलकर के सहयोग करके हमने ढेर सारे स्कीम्स चलाए हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो बाकी योजनाएं हो। हमने राज्यों के साथ मिलकर के वेलफेयर के लिए ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी कुछ प्रयास किया है। यंग इंडिया क्रिएटिविटी एंड पोटेंशियल फॉर इनोवेशन, हमने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है। आज भारत में कुल 100 यूनिकॉर्न्स है जिनकी टोटल वैल्यूएशन लगभग $340 बिलियन है, जो दिखाता है कि किस तरीके से हमने अपने यूथ में, अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था। हमने आईआईटीज बनाए थे, हमने ट्रिपल आईटीज बनाए थे, हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए थे, हमने वो इकोसिस्टम डेवलप किया था जिसकी वजह से आज ये स्टार्टअप हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं दूर जाने की जरूरत है, मेरे घर में मेरा नेफ्यू है, ही जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और वो स्टार्टअप कर रहा है, उसको फंडिंग आजकल नहीं मिल पा रही है। मैं देखता हूँ कि आज वो 12 लाख रुपए का सिर्फ एप्लीकेशन डिजाइन करवा रहा है। ये बात अलग है कि मेरा नहीं करवा रहा है तो भाव खाता है, लेकिन अगर वो ये सब कर पा रहा है और ये हिम्मत कर पा रहा है क्लास 12 का स्टूडेंट, तो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं से उसको फंड मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, अगर उसका विजन अच्छा है, अगर उसके पास आइडिया अच्छा है। ये चीज क्या हम 10 साल पहले सोच सकते थे, 15 साल पहले सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। जबकि ऐसा नहीं कि पहले के लोगों के पास ब्रेन नहीं था। तो कहावत है ना कि एलन मस्क सिर्फ अमेरिका में पैदा हो सकता है, तो इसीलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे उस तरीके से इकोसिस्टम है। तो भारत में जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की वजह से डेवलप हुआ है, और इसका श्रेय सिर्फ किसी एक सरकार को नहीं जाता है, बल्कि वो लगातार सभी सरकारों ने जो यूनिवर्सिटीज बनाई, नॉलेज सेंटर्स बनाए, लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, उन सभी को जाता है। तो ये सब जो माहौल है और इस सरकार को स्पेशली जाता है क्योंकि उसने स्टार्टअप को जन आंदोलन की तरह सेंसिटाइजेशन किया, और शायद उसी का नतीजा है कि इतना ज्यादा इकोसिस्टम बेहतर हो पाया है। इंडिया है डिमॉन्स्ट्रेटेड क्वांटम लीप कैपेबिलिटीज, अंग्रेजी वाले मित्र क्वांटम लीप कैपेबिलिटीज को कोट करेंगे, हिंदी वाले मित्र आमूल चूल क्षमता में सुधार, क्षमता में आमूल चूल सुधार, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है, और ये लोग क्वांटम लीप कैपेबिलिटी या पैराडाइम शिफ्ट की बात कर सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत तब नहीं होगा जब हमारे पास दुनिया की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, संघाई जैसे शहर होंगे लेकिन धारावी जैसी झोपड़पट्टी होगी, तब हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बनेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था हम तब भी नहीं बनेंगे जब हम भारत में क्रिकेट तो खूब करा रहे हैं, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में 5 मेडल ला रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया, हमने स्पोर्ट में भी काम किया, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जिसमें जनधन अकाउंट खोले हमने 53 करोड़, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और भारत को फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। हमने कोविड वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बनाया और पूरी दुनिया को वैक्सीन मैत्री के नाम पर सप्लाई किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी जिसको मैं कहता हूँ कंपैशनेट डिप्लोमेसी, वो हमने किया। हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना जिसने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कराया अपने पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में सर। हमने क्लाइमेट एफर्ट्स किए, भारत विकासशील देशों में उन चुनिंदा देशों में है जिसने 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा है। भारत उन चुनिंदा देशों में है जो एथेनॉल को लेकर के एक नई पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। लगभग 12% हमने टारगेट पूरा कर लिया है एथेनॉल मिक्सिंग का, और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें पहला स्थान है। एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज दुनिया में अमेरिका जैसे राष्ट्र भी कैश पेमेंट करते हैं, लेकिन भारत सब्जी वाला हो, रेडी वाला हो, कोई भी हो, यूपीआई पेमेंट करता है। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास यूपीआई है। कोरोना में हमने वैक्सीन का सफलतापूर्वक क्या कहेंगे उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया, इसलिए कर पाए क्योंकि उस समय हमारे पास कोविन जैसा प्लेटफॉर्म था। और आपको पता होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री अभी ला रही है, क्या ला रही है बताओ, यूविन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा है भारत का, मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है, भारत का जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको यूविन पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेट करने की व्यवस्था है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो ट्रैक कर पाएगा कि कितने बच्चों को वैक्सीनेशन हो पाया है और जितने भी जरूरी वैक्सीन हो सभी बच्चों में लग पाएंगे। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई है, कोविन है, यूविन है, या और ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके माध्यम से भारत ये सुनिश्चित कर पा रहा है कि न सिर्फ बेहतर गवर्नेंस हो बल्कि पब्लिक यूटिलिटीज या पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो हमारी ईज ऑफ लिविंग में मददगार साबित हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन मैंने डेटा निकाल के रखा है जो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, GS3 में भी कर सकते हैं, निबंध में भी कर सकते हैं आप, कि पिछले 9 सालों में हमने रेलवे ट्रैक जो है
उसकी रफ्तार 3 गुनी बढ़ा दी है। पहले 1400 किलोमीटर पर ईयर बनता था, अभी 5000 किलोमीटर पर ईयर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन, ये सब तो आप कोट ही कर सकते हो। कवच जैसे नए इनोवेटिव टूल्स, ये बात अलग है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। दूसरा, जो नेशनल हाईवेज हैं वो लगभग 60% बढ़ चुके हैं पिछले 9 सालों में। तो एयरपोर्ट्स लगभग डबल हो गए। ये सब अचीवमेंट ही है ना विकसित भारत की। भारत यहाँ खड़ा हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमने रूरल इंडिया के साथ जो गैप था उसको पाटने की कोशिश की। चुनौतियां क्या है? जितनी मैंने अचीवमेंट गिनाए वो सब चुनौतियां, उठा के डाल देना, उसको दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है, गैप एक बड़ी चुनौती है। आज भी भारत में लगभग 60% लोगों के पास सिर्फ लगभग 15 से 20% वेल्थ है, ये ऑक्सफैम बताता है। आज भी भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। जो ट्रांसजेंडर है उनकी स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत बुरी है। महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए, उनकी हेल्थ की बात की जाए। आज भी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। सर्विक्स जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लगभग 1 लाख महिलाएं रिपोर्टेडली हर साल मर जाती हैं। लेकिन भारत में अब भी सर्विक्स कैंसर को रोकने के लिए बहुत कारगर वैक्सीन है, जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले रोल आउट हो चुका है। एक होता है वायरस जिसको बोलते हैं पैपिलोमा वायरस। इस पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्विक्स कैंसर सबसे बड़ा कारण माना जाता है और महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना तो लिया है, लेकिन सरकार अब भी उसको रोल आउट नहीं कर पा रही है। तीसरा, एजुकेशन की बात की है। असर का डेटा आप कोट कर देना कि भारत में एजुकेशन तो है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आज भी हमारे जितने बैचलर्स हैं वो सब एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बेहद बुरी है। आज भी हमारे पास जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, एक भी स्टैंडर्ड के हों ऐसा बहुत रेयर होता है। यानी कि हमारे रिसर्च पेपर तो खूब होते हैं, पीएचडी तो हमारे यहाँ लोग खूब करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन उनका नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं होती है। कहीं से भी चेक करके वो पीएचडी कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी हमारे पास अपर्याप्त। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ है, लेकिन हमारे पास जो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहद कमी है। भारत में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां हम कह सकें कि एक्चुअली ये मल्टी मॉडल है। 3-4 जगह हमने डेवलप किया है, बनारस में भी हम कर रहे हैं, लेकिन जहां पे पोर्ट हो, जहां पे एयरपोर्ट हो, जहां पे रोड हो, जहां पे रेलवे हो, कि भाई कितनी जगह आपने देखा है कि आप कार से जा रहे थे, अचानक से नदी आ गई, आपने चढ़ाया सामने किसी में, उस पार आपको किया और इमीडिएटली आप कार्गो में अपनी कार को चढ़ा करके फ्लाइट से आप निकल गए और फिर वापस वहां अपनी कार ले लिया। ऐसा देखा क्या? नहीं देखा। रोलो सर्विसेज बोलते हैं ना, रोल ऑन रोल ऑफ, नहीं है। तो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत में बहुत सख्त जरूरत है। अगला, भारत में कंजेशन कम हो पाए, भारत में कॉस्ट कम हो पाए, भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो पाए, भारत में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाए, भारत में एग्रेरियन जो इकोनॉमी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, इस पे काम नहीं हो पाया। आज भी भारत में पंजाब की बात करें तो लगभग हर 6 किलोमीटर पर एक कोल्ड स्टोरेज चेन है, एक एपीएमसी मंडी है, लेकिन वही बिहार में चले जाओ तो 60 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक गैप है, डिस्टेंस। नॉर्थ ईस्ट में तो और भी ज्यादा हो। तो ये जो गैप है, ये विकसित भारत की राह में रोड़े हैं। समाधान क्या है? मैं सिर्फ पैरामीटर बता रहा हूँ, पॉइंट्स आप सोच लेना क्योंकि बहुत बात हो चुकी है। सशक्त भारतीय, एम्पावर्ड इंडियंस, हर व्यक्ति एम्पावर्ड हो, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, हेल्थ वेलबींग से, एजुकेशनली और अपने राइट्स के प्रति भी। चाइना में भी ये सब है एडवांसमेंट, लेकिन चाइना में राइट्स नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं बचेंगे, हमारे विशेष अधिकार नहीं बचेंगे नागरिक के, तो क्या करेंगे एम्पावरमेंट का हम? तो डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी चीज है, इसलिए सशक्त भारतीय, एम्पावर्ड इंडियन जरूरी है होना। सरकारें कहती तो है लेकिन वो कानून में दिखता नहीं है। थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट की आड़ में हम एनवायरनमेंट को बर्बाद नहीं कर सकते। एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। उत्तरकाशी, उत्तराखंड की त्रासदी, हिमाचल की त्रासदी, वायनाड की त्रासदी, केदारनाथ की त्रासदी, ये सब दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत में फ्लॉड डेवलपमेंट हो रहा है, भारत में स्क्यूड डेवलपमेंट हो रहा है। भारत में जो डेवलपमेंट है उसका मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। जरूरी है कि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भारत में एक प्लान बने, उसके लिए अलग से एक प्लानिंग कमीशन बने जो सजेस्ट करे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने से पहले कि भाई आप इसको किस तरह से करेंगे जिससे आने वाले 50 साल 100 साल किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट नहीं होगा, या होगा तो कम से कम होगा। आज जरूरी है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो। आज जरूरी है कि इसकी मैंडेटरी ऑडिटिंग हो। आज जरूरी हो है कि इसको अप्रूव करने से पहले ग्राम सभा की, पंचायत लेवल की या जो भी लोकल बॉडी उसकी सहमति ली जाए। आज जरूरी है कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट जो डिस्प्यूटेड है वहां पर रेफरेंडम कराया जाए। आज जरूरी है कि दुनिया में जितने भी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी मदद ली जाए
ताकि उत्तरकाशी में जो टनल वाला इशू हुआ था, हादसा हुआ था, ऐसे हादसे ना हो। इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, मैंने इंडस्ट्री 4.0 बताया, वही डाल देने का। गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी, भारत में आज भी गवर्नेंस के लेवल पर हजारों चुनौतियां हैं। आज भी हमारे पास पुलिस रिफॉर्म नहीं हो पाए, नागरिकों का जीवन, ईज ऑफ लिविंग बहुत बुरी स्थिति में है। आज भी जो सर्विस डिलीवरी है वो ना तो क्वालिटी वाली है, नहीं टाइमली है, नहीं टाइमली है, नहीं क्वालिटी है। कारण कारण ये है कि गवर्नेंस अच्छा नहीं है, पीपल सेंट्रिक नहीं है। आज भी वेलफेयर अप्रोच, यानी हमने तुम्हारा भला कर दिया, तुम पे हमने उपकार कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम जनता हो, ये अप्रोच चलता है। आज राइट बेस्ड अप्रोच अब भी नहीं है। सरकार आपके द्वार जो कॉन्सेप्ट है वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। गुड गवर्नेंस चाहिए। सिक्योरिटी, आज भी नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म जैसी चुनौतियां विद्यमान है। आज भी कास्ट कन्फ्लिक्ट, आज भी रिलीजन को लेकर के कन्फ्लिक्ट, आज भी एथनिक कन्फ्लिक्ट मणिपुर में जो हो रहा है, ये सब विद्यमान है, जो विकसित भारत की बिल्कुल भी परंपरा की या उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो ऑरा है वो विश्व पर आया है, लेकिन भारत की उपलब्धि से तो थोड़ा आया है, दुनिया की जरूरतों से ज्यादा आया है। जब जब चाइना कट्टर दुनिया को लगता है तो इंडिया की तरफ ज्यादा देखता है। जब जब दुनिया को भारत एक मार्केट लगता है, तब तक दुनिया में भारत का ओहदा थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन क्या भारत अपने टर्म और कंडीशन पर, भारत अपने पूरी तरीके से ऑटोनॉमी जो है उसको एंजॉय करते हुए क्या पॉलिसीज बनवा पा रहा है? क्या भारत सिक्योरिटी काउंसिल में 15-20 साल से, 50 साल से रिक्वेस्ट कर पा रहा है? कोई पूछ रहा है? क्या भारत आज भी G20 और G7 जैसे जो ग्रुपिंग्स हैं वहां पे क्या बिना किसी रोक के, एनएसजी जैसी ग्रुपिंग्स में बिना किसी विरोध के शामिल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत का जो ओहदा है, भारत की जो छवि है, वो आज भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी की है, एक मार्केट की है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी की है। तो जरूरी है कि भारत को मल्टी प्रॉन्ग डेवलपमेंट हासिल करके भारत को जितने भी क्षेत्र हैं, बीट स्पिरिचुअलिटी, बीट नॉलेज इकोनॉमी, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हासिल करके डिप्लोमेसी में भी इन्वेस्टमेंट करना है। भारत को सिर्फ इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भारत को डिप्लोमेसी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हमारे जो, उनको क्या बोलते हैं, डायस्पोरा है जिसको बोलते हैं, जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं दुनिया में, लगभग 23 मिलियन, माफ करना, 23 मिलियन कह रहा हूं मैं, 2 पॉइंट समथिंग करोड़ शायद लोग रहते हैं पूरी दुनिया में भारतीय। तो कितना मिलियन हुआ है? 230 मिलियन हुआ। तो इतने भारतीय पूरी दुनिया में रहते हैं जो भारत के परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सब टर्म लिख के आने का, ये सब जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो डायस्पोरा है, ये सब परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोशिश करनी चाहिए कि भारत को देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन जैसे स्कीम्स के माध्यम से सेंसिटाइजेशन करना चाहिए। डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करके भारत को पूरी दुनिया में ये बताना चाहिए कि भारत का सॉफ्ट पावर क्या है, भारत का हार्ड पावर क्या है, भारत का स्मार्ट पावर क्या है, भारत दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और तब शायद 2047 तक हम एक स्वस्थ, एक समृद्ध और एक प्रभावशाली भारत की कल्पना कर सकते हैं, जो विश्वमित्र भी होगा, विश्वगुरु भी होगा, जो युद्ध को रोकने में मदद भी कर सकेगा और दुनिया के बाकी देशों की सुरक्षा में भी अपना योगदान कर सकेगा। तब तक भारत मीडिएटर नहीं होगा बल्कि नेतृत्व करता होगा। ये सब करके आप आ सकते हैं। चलो सवाल लेते हैं। चलो भैया, तो सर आपने ये जो पढ़ा है ये पीडीएफ मिल जाएगी क्या सर? हाँ, अपलोड कर पाते। ओके सर। चलो भाई, किसी को इस पे सवाल जवाब करना है? एनी वन सवाल जवाब कर सकते, सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी हो तो। क्या हुआ भाई ये? सर ये जो लास्ट में कंक्लूजन देना है सर, वो पॉजिटिव देना है या कुछ भी दे सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आशावादी, आशावादी। एक ब्यूरोक्रेट जो होता है, एक सिविल सर्वेंट जो होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो आपको जो भी कंक्लूजन देना है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड देना है, यानी कि समाधान पेश करना है। मैंने क्या दिया? समाधान पेश किया ना, कि भारत को हाँ क्या सर। क्या करना है, जैसे भारत क्या क्या हो सकता है। तो समाधान हमेशा, प्रॉब्लम की बात मत करो। वो क्या जेफरसन क्या कहते हैं, तुम ये मत बताओ कि राष्ट्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, तुम ये बताओ तुम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो। तो तुम ये मत बताओ प्रॉब्लम क्या, तुम ये बताओ चैलेंज से आगे कैसे बढ़ के देखें। और सर मेन बॉडी लिखते टाइम किसी एक तरफ झुकाव हो कोई प्रॉब्लम होगी सर? इसमें तुम भारत के वकील बन के काम नहीं कर रहे हो ठीक है, इसमें तुम एक ऑब्जेक्टिव, एक माइंडफुल और एक बहुत ही वेल अवेयर एकेडमिक स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हो। तो निश्चित तौर पे तुम यहाँ पे भारत की सिर्फ तारीफ नहीं करोगे,
जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात करोगे, फैक्ट के साथ बात करोगे। मैं चाहता तो इसी निबंध को, और ना मानो तो 10 मिनट मुझे दे दो, इसी निबंध को मैं इतना अमूर्त बना दूंगा, इतना फिलोसॉफिकल बना दूंगा, इतने संस्कृत के श्लोक और इतनी कविताएं ले आऊंगा कि तुम कहोगे ऐसा ऐसे इसको भी लिखा जा सकता था इस तरीके से, क्योंकि वो मेरी ताकत है। मैं अपनी ताकत पे नहीं खेल रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में अलग पेज पे खेल रहा हूँ। क्यों? इसी पर नंबर मिलेगा, क्योंकि ये निबंध ही डिमांड कर रहा है कि आप फैक्चुअल चीजों को लेके आए। 3 प्रकार के निबंध आते हैं यूपीपीसीएस में, आरओ हो या पीसीएस हो। पहला, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, जाति, इन सब चीजों को मिक्स करके बार बार रिसफल करता रहता है। पहला वाला निबंध देख लें जो मैंने रिसर्च किया था, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना के साथ डिस्प्यूट होगा तो चाइना पे पूछ लिया, पड़ोसियों के साथ कुछ हुआ तो पड़ोसियों पे पूछ लिया, यूनाइटेड नेशन में कुछ हुआ तो वहां से पूछ लिया, वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ हुआ तो वहां से पूछ लिया। और तीसरा, कोई बड़ी स्कीम है, एग्रीकल्चर है, इन सब चीजों पे, समाज है। तो वो जो शुरू के 2 टॉपिक हैं वो लगभग प्रेडिक्टेबल है, और मुझे लगता है जो मेन से ज्यादा प्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है। अंत में पनौती हो, 2-4 नंबर से इधर उधर रह जाए, बात अलग कर रहा हूँ, पर और रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि जितने भी सुपर ग्रुप में अभी 20-22 हो गए हैं, जितने भी बच्चे हैं वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो एक्टिविटी है उसको मैं मॉनिटर करता रहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सुपर ग्रुप जो बनाया है वो सब अस्तित्व में से और भगीरथ में से निकाल के डाल रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे प्रीलिम के बाद 3 महीने दिए, और प्रीलिम के पहले अगर पोस्टपोन होता है, ये 1 महीना दिया अक्टूबर वाला, तो उसको मैं इंटरव्यू तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, उसके सिलेक्शन होने और रैंक अच्छे आने की उम्मीद ज्यादा है। और ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जीएस में लगातार यूपीएससी देने से, लगातार यूपीपीसीएस में लगातार क्या 2 ही बार दी, वो सब करने से, आप मेरी कॉपी देखिए, आपने मार्क्स देखिए, मैंने पढ़ाया है 3 साल, वो देखिए, तो जो समझ है कि भैया करना क्या है, उस हिसाब से मैं यकीन से कह रहा हूँ कि बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए 30% अभी तो, अगर टलता है एग्जाम तो, और उसके बाद में 3 महीने 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पर काम हो जाएगा। तो तनाव नहीं लेना है मेंस का। मेंस में सिलेबस डिफाइंड है, टॉपिक्स डिफाइंड है, सब कुछ फिक्स है, सब प्रेडिक्टेबल है। असली चुनौती यूपीपीसीएस में प्रीलिम की होती है। लेकिन जब प्रीलिम हो जाता है तब समस्या क्या होती है कि जो गांव वाले बच्चे हैं, जो एडवांस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ किसी भी कोचिंग का लाते हैं, कंपाइलेशन रटना शुरू करते हैं। जबकि मेंस GS2, 3, स्पेशली GS6 डायनेमिक अप्रोच मांगता है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच मांगता है, आपसे वेल अवेयर होने की उम्मीद रखता है, आपसे इनोवेटिव होने की उम्मीद रखता है। GS4 में वैल्यू एडिशन की मांग रखता है। GS में सोसाइटी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी रटने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आलोचना से हूँ, चाहे मुझे कोई फ्रॉड बताए, मैं तो मेंस रटता रहूंगा। अगर प्रीलिम नहीं पोस्टपोन हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज पोस्टपोन होगा तो सिर्फ मेंस रटता रहूंगा। क्योंकि पढ़ना ही अंत में, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है, आपको वहीं से बनना है। क्या कर सकते हैं सर एक्चुअली मैंने सेम यही गलती की कि पूरा 1 साल सर, जब से मैंने लास्ट आरओ का पेपर दिया, सिर्फ प्री रटा है, वो भी दुर्घटना चक्र से। नहीं जानते। अब मैं आलोचना करना चाहता हूँ। सर ये कह रहा है इंट्रोडक्शन लिखते टाइम डेफिनेशन दे सकते हैं। किस बात की डेफिनेशन? जैसे सर कोई इंट्रोडक्शन आया तो कोई डेफिनेशन देना हुआ। तुम अगर विकसित भारत में विकसित राष्ट्र के डिफिनेशन दे रहे हो तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि तुम दोगे तो कोई रोक नहीं लेगा, लेकिन वो बहुत सस्ता तरीका माना जाएगा। डिफिनेशन देना एक बहुत सस्ता तरीका है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आपकी बुद्धि, आपकी मेधा, आपकी क्षमता ज्यादा है, ये इससे पता चलती है कि आप कितने कॉम्प्रिहेंसिव और कितने इनोवेटिव हो सकते हो। यहाँ कविता नहीं लिख सकते, शेर नहीं लिख सकते, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क वाली शैली में तो अंदाज में लिख सकते हो ना। एक तरफ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ $2500 प्रति व्यक्ति आए, एक तरफ भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोफेशनल्स, दूसरी तरफ गिरते ढहते पुल, जर्जर हालात में खड़े हुए PHCs, हर साल हजारों लाखों महिलाएं मर जाती हैं कैंसर जैसी बीमारियों से एक वैक्सीन के अभाव में। किस प्रकार की विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का विकसित भारत का संकल्प लेके चल रहे हैं। आप इस तरीके से ऐसे सवाल पैदा करो कि सामने वाला मतलब कांपने लगे कि कौन आ गया, मतलब ऐसे जिज्ञासा पैदा करो उसको पढ़ने के लिए। हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर। बोलो बोलो। हेलो सर जैसे ऐसे लिखते हैं तो उसमें मतलब लिंकेज नहीं हो पाता है कोई चीज, मतलब लिख रहे हैं अगर मान लीजिए चुनौतियां बता रहे हैं तो वो सारी ऐसा लगता है कि जीएस का आंसर लिख रहे हैं, पॉइंटर हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो उसको कैसे लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से ताकि वो फ्लो बना रहे उसमें।
तो अभी जब यूपीएससी के मेंस के निबंध में हम लोग बात करते थे, तो लिंक करना दो पैरा को एक बड़ी चुनौती होती है। तो पहला तो है कुछ लिंकिंग वर्ड्स, जैसे इसी प्रकार, इसलिए, जैसा कि मैंने ऊपर देखा, जैसा कि आपने ऊपर देखा, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है जो अंतिम लाइन हो किसी एक पैरा की, और जो हम आगे किसी बात को कहने जा रहे हो, जब हम पैरा फिनिश कर रहे हो, हमारे दिमाग में तभी आ जाए कि हम अगला पैरा क्या लिखने जा रहे हैं। अगर हमने सोसाइटी का हम पैरा लिख रहे हैं, सोशल इश्यूज का पैरा लिख रहे हैं, और आगे हम टेक्नोलॉजी पे लिखने वाले हैं, तो हम लास्ट लाइन में ही लिख सकते हैं तो इस तरह से सोसाइटी के बारे में ये है। और फिर नेक्स्ट पैरा में कह सकते हैं कि सोसाइटी के मुद्दों को देखने के बाद हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, ताकि उसको पता चले पढ़ने में कि हाँ भाई क्रोनोलॉजी से आपने लिखा है। और ये तभी होगा जब आप 5 मिनट दे करके स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, 5 मिनट दे करके आप फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तब हो पाएगा। ये तब नहीं हो पाएगा जब आपने उठाया पेन और लिखना शुरू कर दिया। आप कोई वेदव्यास थोड़ा। हेलो सर, ये एक चीज पूछनी है सर। ये सर मेंस में जैसे हम हिंदी माध्यम से हैं, कुछ हम जैसे इंग्लिश में वर्ड आते हैं तो इंग्लिश यूज कर सकते हैं बीच में थोड़े? अरे धूमधाम से। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर लिखने का, सोशल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल को सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी नहीं लिखने का। सर जैसे ये आप बता रहे सोशल कैपिटल, तो सोशल कैपिटल हिंदी में लिख सकते हैं हम सोशल कैपिटल, या इंग्लिश में लिख देना है सोशल? देवनागरी में लिखो सोशल कैपिटल, सा पर ओ की मात्रा सो, शा और ला, सोशल। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है भाई, तब चलें? नहीं सर ये बता दीजिए वीडियो जो मेंस वाली है सर कहाँ, ये अस्तित्व बैच में मिलेंगी भागीरथ पे? भागीरथ में है ना, और भागीरथ मेंस बैच है, अस्तित्व प्रीलिम बैच। ओके सर। भागीरथ बैच के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी शिकायत है, जो भी गुस्सा है, मुझसे बात कर लें अभी। और अगर एग्जाम टलता है उसी का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं GS3 पढ़ाना शुरू करूंगा। कितने लोग हैं भागीरथ से? अभी भाग गए कुछ लोग। कोपिला, ये संजीव शुक्ला, 23, 24, 25। मैंने सर अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा निश्चित। सर भागीरथी बैच में सर अभी क्या चल रहा है सर? भागीरथ बैच में निबंध अभी 10 हो चुके, और हाँ प्रीलिम के बाद मेंस इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि यूपी पीसीएस में लगभग 70% स्ट्राइक रेट के साथ काम करेंगे। जितने भी यूपीएससी की इंटरव्यू दे चुके लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे कंटेंट डेवलप करवाएंगे। मैं उनको गाइड करूंगा, कुछ कंटेंट हमने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है, उनसे कॉपी इवैल्यूएट करवाएंगे और उनको बोलेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि 10 रुपए पर कॉपी चेक करवा रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का एक मेंस लिख लिया उससे चेक करवा रहे हैं, वो नहीं। यूपीएससी में प्रॉपर अच्छा करने वाले लोग, और जो लोग सिलेक्टेड है वो फ्री है, मस्त है, छुट्टी पे है, उनसे भी हेल्प लेंगे। डोंट वरी, उनको बोलेंगे भैया जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से एक हिस्सा आपका, आप कॉपी चेक करो। और कॉपी चेक करो मतलब ये अच्छा, ये बुरा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो नहीं, हफ्ते में एक बार उसको फोन करो, या वेबसाइट के बाद अगर एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा तो उसमें इंटरेक्शन का एक फीचर होता है, तो हफ्ते में एक बार टाइम लो और जम के बात करो, आधे घंटे 1 घंटे, पूरी हफ्ते का जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत है, वो सब सॉल्व हो जाए। तो जितना भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि अंत में मेन से ही सब कुछ है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे प्रीलिम में कोई इंटरेस्ट नहीं,